कहानी की शुरुआत जी वॉन नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है जो असल में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। वह एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल गैंग को पकड़ने के लिए अंडरकवर मिशन पर काम कर रही थी, लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान उसके साथ एक गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है और वह अपनी पूरी याददाश्त खो देती है। जब जी वॉन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में पुलिस फिंगरप्रिंट्स के जरिए किसी इंसान की पहचान करके उसे उसके परिवार तक पहुंचा सकती थी और यह सुनकर जी वॉन को थोड़ी उम्मीद भी होती है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उसके सभी फिंगरप्रिंट्स बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं, इसलिए फिलहाल उसकी पहचान करना भी संभव नहीं है। पुलिस ने उस जगह की भी जांच की थी जहां से जी वॉन मिली थी, लेकिन वह इलाका काफी सुनसान था और उसके कपड़ों से भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे पता लगाया जा सके कि वह कौन है। डॉक्टर उसे समझाता है कि अगर उसकी मेमोरी वापस नहीं आती तो कुछ समय बाद उसे किसी सरकारी शेल्टर भेजा जा सकता है जहाँ से उसे बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। ये सुनकर जी वॉन परेशान हो जाती है। वह शीशे में खुद को ध्यान से देखती है और कम से कम इस बात से राहत महसूस करती है कि वह जवान, खूबसूरत और पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रही है। इसके बाद वह अपने आप से बातें करने लगती है, शायद अपना चेहरा या अपनी आवाज सुनकर कोई पुरानी याद वापस आ जाए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। शुरुआत में हॉस्पिटल के दूसरे मरीज उसे खुद से बातें करते देखकर अजीब समझते हैं, लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद सब उसकी हालत समझ जाते हैं और फिर उसकी इन हरकतों पर कोई खास ध्यान नहीं देता। इसी बीच अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए जी वॉन एक बहुत ही अजीब आइडिया सोचती है। उसे लगता है कि अगर सिर पर जोरदार चोट लगने से उसकी याददाश्त गई है तो शायद दोबारा सिर पर चोट लगने से वापस भी आ सकती है। यही सोचकर वह सीधे दीवार की तरफ दौड़ती है और अपना सिर उसे टकरा देती है। चोट इतनी जोरदार लगती है कि वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो बगल वाले बेड पर रहने वाली महिला उसे बताती है कि उसके बेहोश रहने के दौरान एक लड़का उसे ढूंढते हुए आया था। वह खुद को जी वॉन का बॉयफ्रेंड बता रहा था और उसे खोजने के लिए काफी परेशान भी लग रहा था। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही जीवन की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। उसके हिसाब से इतनी खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड होना तो बिल्कुल नॉर्मल बात थी। ऊपर से कमरे की बाकी महिलाएं उसे बताती हैं कि वह लड़का इतना हैंडसम था कि पहली नजर में उन्हें लगा कोई एक्टर हॉस्पिटल में आ गया है। अब जी वॉन बेसब्री से उसके वापस आने का इंतजार करने लगती है, क्योंकि अगर वह सच में उसका बॉयफ्रेंड है तो शायद वही उसे बता पाए कि वह कौन है और उसकी पुरानी जिंदगी कैसी थी। इसके बाद जब भी कमरे का दरवाजा खुलता जी वॉन उम्मीद से उसी तरफ देखने लगती। सबसे पहले जो लड़का अंदर आता है वह उसके पास वाली महिला का पोता निकलता है, जिससे जी वॉन फिर निराश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आखिरकार एक लड़के को लेकर आता है जिसका नाम ते हाँ है और वह एक बॉक्सर है। उसे देखते ही जी वॉन कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाती है। बाकी महिलाओं की बातें सुनकर उसने किसी फिल्म स्टार जैसे आदमी की कल्पना की थी, लेकिन सामने मूंछों वाला तेहा खड़ा था। तेहा उससे पूछता है कि क्या वह उसे पहचानती है और अपना नाम भी बताता है, लेकिन जीवन तुरंत कह देती है कि उसे कुछ याद नहीं है। उसके चेहरे से तो यह भी लग रहा था कि शायद वह इस आदमी को याद करना चाहती भी नहीं। तेहा उसके पास बैठकर उसकी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करता है। वह कहता है कि जीवन की उम्र 33 साल है। वह उसकी दादी की टोफू शॉप पर काम करती है और दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में है। इतना ही नहीं, उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन जीवन उसकी बात पर तुरंत यकीन नहीं करती और सबूत मांगती है। तेहा उसे दोनों की एक पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें वे कई साल पहले साथ दिखाई दे रहे थे। वह बताता है कि जीवन को ढूंढते समय उसका फोन खो गया था और उनकी सारी नई तस्वीरें उसी में थीं, इसलिए अभी उसके पास यही पुरानी तस्वीर बची है। वह ये भी कहता है कि जीवन अपने एक दोस्त से मिलने जा रही थी और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। जीवन उससे कहती है कि अगर वह सच में उसका बॉयफ्रेंड है तो उसके परिवार को खबर क्यों नहीं देता कि वह जिंदा है। तेहा जवाब देता है कि उसका कोई परिवार नहीं है, क्योंकि वह बचपन से एक अनाथालय में पली बड़ी है। ये सुनकर जीवन और ज्यादा दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि 33 साल की जिंदगी जीने के बाद भी उसके पास न माता पिता हैं, न कोई खास दोस्त, न अपना ठीक ठाक घर और न ही कोई शानदार करियर। वह सीधे डॉक्टर के पास जाकर पूछती है कि क्या हॉस्पिटल किसी भी आदमी को सिर्फ इसलिए मरीज अपने साथ ले जाने देता है क्योंकि उसने आकर खुद को उसका बॉयफ्रेंड बता दिया। डॉक्टर समझाता है कि तेहा अपने साथ उनके रिश्ते से जुड़े काफी भरोसेमंद सबूत लाया था, इसलिए उन्हें उस पर शक करने की कोई खास वजह नहीं मिली। अब जीवन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, इसलिए वह कपड़े बदलती है और तेहा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसके साथ रहने और अपनी पुरानी जगहों पर वापस जाने से कुछ यादें लौट आएं, लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसे पता चलता है कि तेहा उसे सियोल में कहीं ले जाने के बजाय शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में लेकर जा रहा है। जीवन पूछती है कि जब उसे सियोल की गलियां तक याद नहीं है तो इस गांव में उसे क्या याद आएगा। तेहा बताता है कि वे पहले सियोल में ही रहते थे, लेकिन लगभग 2 महीने पहले ही इस गांव में शिफ्ट हुए थे। गांव पहुंचने के बाद जीवन नोटिस करती है कि वहाँ लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी तरह टोफू के काम से जुड़ा हुआ है। रास्ते में 3 गांव की महिलाएं तेहा को पहचान लेती हैं और जीवन को देखकर पूछती हैं कि क्या यही वह गर्लफ्रेंड है जिसे वह 2 महीने पहले शादी करने के लिए गांव लेकर आया था। उनकी बातें तेहा की कहानी को और मजबूत कर देती हैं, लेकिन जीवन इससे खुश होने के बजाय और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका दिल अभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि मूंछों वाला यह बॉक्सर सच में उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। तेहा उसे अपनी दादी की टोफू शॉप पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि दादी को डिमेंशिया है और उन्हें खुद भी बहुत सी बातें याद नहीं रहती। इसके बाद वह जीवन को उस घर में लेकर जाता है जहाँ उसके मुताबिक दोनों पिछले 2
महीनों से साथ रह रहे थे। घर के पास पहुंचते ही एक कुत्ता जीवोन को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। जीवोन तुरंत इसे सबूत मान लेती है और कहती है कि अगर वह सच में यहाँ रहती तो यह कुत्ता उसे पहचानता। मगर तेहा बताता है कि वह उनका कुत्ता है ही नहीं, बल्कि गांव का एक कुत्ता है जो अक्सर इधर उधर घूमता रहता है। घर के अंदर जाने के बाद जीवोन का शक और बढ़ जाता है। उसे वहाँ की कोई चीज अपने स्टाइल की नहीं लगती और वह सोचती है कि उसकी पसंद इतनी खराब हो ही नहीं सकती। इसके बाद वह तेहा से पूछती है कि आखिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी और वह उसके प्यार में कैसे पड़ी। तेहा एक कहानी बनाता है कि दोनों पहली बार पहाड़ों में मिले थे, जहाँ जीवोन मेंढकों से डर गई थी और उसने उसे बचाया था। उसके मुताबिक इसके बाद जीवोन उसके पीछे पड़ गई और धीरे धीरे दोनों डेट करने लगे। लेकिन जीवोन तुरंत उसकी बात काट देती है और कहती है कि अगर किसी ने किसी का पीछा किया होगा तो जरूर तेहा ने ही उसका पीछा किया होगा। वह उससे कहती है कि इससे पहले यह अजीब सी लव स्टोरी सुनकर उसे हार्ट अटैक आ जाए, बेहतर है वह यहीं रुक जाए। कुछ समय बाद तेहा बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, जहाँ उसका करीबी दोस्त और ट्रेनर होंग उससे पूछता है कि क्या वह जीवोन को सुरक्षित वापस लेकर आया। तेहा बताता है कि वह उसे गांव तो ले आया है, लेकिन जीवोन उसकी किसी भी बात पर ठीक से यकीन नहीं कर रही। इसके बाद वह होंग को याद दिलाता है कि किसी भी हालत में जीवोन को उसकी असली जिंदगी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सच उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। असल में जीवोन टोफू शॉप पर काम नहीं करती थी, वह एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी और मेमोरी जाने से पहले उसी क्रिमिनल गैंग के खिलाफ अंडरकवर जांच कर रही थी, जिससे तेहा खुद जुड़ा हुआ था। मिशन के दौरान उसने गैंग के लोगों के खिलाफ कई बातें अपनी वॉच में रिकॉर्ड कर ली थी। जब गैंग को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने जीवोन से वह वॉच वापस मांगी और बदले में बहुत सारे पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन जीवोन ने साफ कह दिया था कि वे अपने गंदे पैसों से उसे खरीद नहीं सकते। इसके बाद जब उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो गैंग के लोगों ने उसकी कार पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह तोड़ दिया, जिसके बाद जीवोन किसी तरह वहाँ से भागने लगी। इसी दौरान पता चलता है कि तेहा भी इसी गैंग के लिए काम करता था। वह पहले ही यह जिंदगी छोड़ने का फैसला कर चुका था और अपना रिजाइन भी दे चुका था, लेकिन उसके बॉस ने उसे एक आखिरी मिशन पूरा करने के लिए कहा था। उसे उस महिला प्रोसिक्यूटर को खत्म करना था जिसने गैंग के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड किए थे। तेहा बिना यह पूछे कि वह महिला कौन है मिशन स्वीकार कर लेता है और अपने आदमियों को उसे किडनैप करने के लिए भेज देता है। गैंग के लोग उस महिला को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं और तेहा के लिए यह बस आखिरी काम था, जिसके बाद वह हमेशा के लिए इस दुनिया से बाहर निकलने वाला था। लेकिन जब तेहा कैद की गई प्रोसिक्यूटर को देखने पहुंचता है तो वह वहीं रुक जाता है, क्योंकि सामने कोई अनजान महिला नहीं बल्कि जीवोन थी, जिसे वह बचपन से जानता था। उसे पहचानते ही तेहा का पूरा फैसला बदल जाता है। वह तुरंत जीवोन को बचाने की सोचता है और होंग से मदद मांगता है। दोनों मिलकर उसे वहाँ से निकालते हैं और एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं। फिर तेहा दूसरी गाड़ी में ब्लास्ट करवाता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने बॉस को भेज देता है, ताकि उन्हें लगे कि जीवोन उसी गाड़ी में थी और उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद जीवोन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और तेहा लगातार छिपकर उस पर नजर रखता है। उसे डर था कि अगर पुलिस ने उसकी पहचान कर ली और गैंग को पता चल गया कि जीवोन जिंदा है तो वे तुरंत दोबारा उसके पीछे आ जाएंगे। इसी वजह से वह जानबूझकर जीवोन के फिंगरप्रिंट्स डैमेज कर देता है, ताकि फिलहाल कोई उसकी पहचान न कर सके। इसके बाद वह और होंग मिलकर बॉयफ्रेंड वाली पूरी झूठी कहानी बनाते हैं और फैसला करते हैं कि जीवोन को गांव में छिपा कर रखा जाएगा जब तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती। बाद में जब तेहा घर लौटता है तो जीवोन उसे बड़ी शक भरी नजरों से देख रही होती है। तेहा घबरा जाता है और तुरंत पूछता है कि क्या उसकी मेमोरी वापस आ गई है। जीवोन कहती है कि याददाश्त तो वापस नहीं आई, लेकिन उसे एक बहुत जरूरी बात पता चली है, उसे मेंढकों से बिल्कुल डर नहीं लगता। तेहा ने कहा था कि उनकी लव स्टोरी की शुरुआत ही इसलिए हुई थी क्योंकि वह मेंढक देखकर डर गई थी और उसने उसे बचाया था। अब जीवोन के हिसाब से उसकी कहानी साफ झूठी थी, मगर तेहा अपनी बात से पीछे नहीं हटा और कहता है कि घटना बिल्कुल वैसी ही हुई थी, चाहे वह माने या ना माने। बाद में जब तेहा यह बात होंग को बताता है तो होंग उसकी कहानी सुनकर हंसने लगता है। वह कहता है कि जीवोन का शक करना बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी बनाई हुई लव स्टोरी किसी छोटे बच्चे की लिखी कहानी जैसी लगती है। अगर उसे झूठ बोलना ही था तो कम से कम कुछ ऐसा बनाता जिस पर इंसान विश्वास तो कर सके। इसके बाद होंग उससे एक सीरियस सवाल पूछता है कि आखिर वह एक लड़की के लिए पूरे क्रिमिनल गैंग के खिलाफ जाकर अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है। तभी तेहा उसे बताता है कि जीवोन के साथ उसका रिश्ता आज का नहीं है। जब दोनों काफी छोटे थे, तेहा का एक जरूरी बॉक्सिंग मेडल खो गया था और वही मेडल जीवोन को मिला था, जिसे उसने वापस तेहा तक पहुंचाया था। इसके कई साल बाद, लगभग 8 साल पहले, दोनों की मुलाकात फिर से हुई। उस समय तेहा गैंग का एक काम खत्म करके लौट रहा था। उसने अपने लोगों को ड्रिंक लेने भेज दिया था और खुद अकेला जा रहा था। तभी कुछ गैंगस्टर्स उस पर हमला करने की तैयारी करने लगे। जीवोन ने दूर से यह सब देखा, लेकिन उसे तेहा की असली पहचान नहीं पता थी। उसे लगा कि कुछ बदमाश एक अकेले आदमी को मारने जा रहे हैं, इसलिए वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। वह एक मोटरसाइकिल लेती है, अपने पास मौजूद टॉय गन का इस्तेमाल करके हमलावरों को कंफ्यूज करती है और इसी दौरान तेहा को वहाँ से निकाल कर ले जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वह उल्टा तेहा को सलाह देती है कि इस इलाके में बहुत सारे खतरनाक गैंग्स हैं, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वह गैंगस्टर्स से बचा कर लाई थी वह खुद भी इसी दुनिया से जुड़ा हुआ था, मगर उनकी मोटरसाइकिल में ज्यादा फ्यूल नहीं था, इसलिए दोनों को रात वहीं रुकनी पड़ती है और सुबह पेट्रोल मिलने का इंतजार करना पड़ता है। रात में जीवोन तेहा के हाथ पर लगी चोट का इलाज करती है और फिर अपनी जिंदगी के बारे में लगातार बातें करना शुरू कर
कर देती है। वह बताती है कि वह अनाथालय में पली बड़ी है, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ उससे प्यार जरूर करती होगी, क्योंकि उसने उसे इतना खूबसूरत नाम दिया था। वह लॉ की पढ़ाई कर रही थी और उसका सपना एक दिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का था। उसी दिन जीवोन का बर्थडे भी था, इसलिए वह तेहा से कहती है कि दोनों साथ में एक फोटो लें ताकि उसके पास इस दिन की कोई याद रह सके। यही वही तस्वीर थी जिसे कई साल बाद तेहा हॉस्पिटल में उनके रिश्ते के सबूत के तौर पर दिखाता है। उस रात जीवोन अपनी जिंदगी की लगभग हर बात उसे बता देती है। सुबह होने पर तेहा उससे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है और वादा करता है कि अगर जिंदगी में कभी दोनों दोबारा मिले तो वह उसका यह एहसान जरूर लौटाएगा। कई साल बाद किस्मत सच में उन्हें फिर मिला देती है और अब तेहा उसी पुराने वादे को निभाते हुए उसकी जान बचा रहा था। इसके बाद एक सुबह तेहा जीवोन को नाश्ते के लिए बुलाता है, लेकिन वह साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अभी भी इस बात पर पूरा भरोसा नहीं है कि वह सच में उसका बॉयफ्रेंड है। उसके मन में तो यहाँ तक शक था कि शायद उसका किडनैप हुआ है। तेहा उसे मजबूर नहीं करता और कुछ पैसे देकर कहता है कि अगर उसे उसके साथ खाना खाने में डर लगता है तो खुद जाकर कुछ खरीद सकती है। फिर वह बताता है कि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वह होंग की पत्नी को जीवोन के साथ रहने के लिए भेज देता है और खुद गैंग के हेडक्वार्टर जाता है, जहां अपना बाकी सामान वापस करके आधिकारिक रूप से गैंग छोड़ देता है और बताता है कि अब वह दोबारा बॉक्सिंग पर फोकस करेगा। वहीं दूसरी तरफ जीवोन के प्रोसिक्यूटर ऑफिस में उसके साथी लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। उसे गायब हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे और किसी के पास उसकी कोई खबर नहीं थी। उन्हें पता था कि जीवोन एक बहुत खतरनाक गैंग की जांच कर रही थी, इसलिए सभी को डर था कि शायद उसके साथ कुछ गंभीर हो चुका है। लेकिन खुद जीवोन को अभी तक यह पता नहीं था कि वह एक प्रोसिक्यूटर है। वह होंग की पत्नी से भी परेशान रहती है, जो बार बार दावा करती है कि दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, जबकि जीवोन को उसकी कोई याद नहीं थी। आखिरकार वह उससे कहती है कि उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चले ताकि कम से कम उसकी मेमोरी की हालत को ठीक से मॉनिटर किया जा सके जब तक उसके फिंगरप्रिंट्स ठीक नहीं हो जाते। होंग की पत्नी उसे अपनी बेहद पुरानी कार में लेकर क्लिनिक की तरफ निकलती है, लेकिन रास्ते में गाड़ी का टायर फट जाता है। वह कार ठीक करवाने चली जाती है और जीवोन को सड़क किनारे अकेला इंतजार करना पड़ता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए जीवोन एक छाता खरीदती है और पैदल आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसी क्लिनिक की तरफ जा रहा था। वह पूछता है कि क्या कुछ देर उसके छाते के नीचे चल सकता है, क्योंकि वह सिर्फ इतनी सी दूरी के लिए अपना छाता नहीं खरीदना चाहता। जीवोन मान जाती है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है। एक कार सड़क से गुजरते हुए उनकी तरफ पानी उछालती है और वह आदमी खुद बचने के लिए जीवोन को अपने सामने कर लेता है। सारा गंदा पानी जीवोन के ऊपर पड़ता है, जबकि वह खुद बिल्कुल सूखा बच जाता है। जीवोन गुस्से में उसे तुरंत दूर होने के लिए कहती है और चेतावनी देती है कि अगर वह उसके पास रहा तो वह चिल्लाकर आसपास के सभी लोगों का ध्यान खींच लेगी। मगर क्लिनिक पहुंचने के बाद जीवोन को असली सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वही परेशान करने वाला आदमी उसका साइकेट्रिस्ट निकलता है। जीवोन उसे अपनी पूरी हालत बताती है, एक्सीडेंट, मेमोरी लॉस, खराब फिंगरप्रिंट्स और ये शक कि शायद उसका किडनैप हुआ हो। लेकिन डॉक्टर फिलहाल उसका आधिकारिक ट्रीटमेंट शुरू करने से इनकार कर देता है, क्योंकि जीवोन के पास कोई आईडी नहीं थी और वह यह साबित तक नहीं कर सकती थी कि वह कौन है। जीवोन कहती है कि अगर सच में उसके साथ कोई क्राइम हुआ है तो उसे नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकती है। डॉक्टर उसकी बात समझता है, लेकिन कहता है कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो स्वतंत्र रूप से उसकी पहचान की पुष्टि कर सके। उधर जीवोन के ऑफिस का एक साथी अलग अलग हॉस्पिटल्स में उसकी तलाश करते हुए आखिरकार उसी हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है जहां कुछ समय पहले एक अनजान महिला भर्ती हुई थी। कमरे में रहने वाली महिला जीवोन की फोटो देखकर तुरंत पहचान लेती है और बताती है कि वह यहीं थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। वह यह भी याद करती है कि वह आदमी शायद बॉक्सर था, क्योंकि उसके कपड़ों और पूरे लुक से यह काफी साफ लग रहा था। अब पहली बार जीवोन के साथियों को उसकी तलाश में कोई ठोस सुराग मिल जाता है। इसी बीच जीवोन होंग की पत्नी के साथ एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वह उसके पास्ट के बारे में कुछ बता सके। लेकिन कुछ ही देर में जीवोन समझ जाती है कि वह महिला ज्यादातर बातें बना रही है, इसलिए वह पैसे देने से मना कर देती है। बहस के दौरान गलती से उसके हाथ से वहां रखी एक मूर्ति टूट जाती है और अब फॉर्च्यून टेलर नुकसान के पैसे मांगने लगती है। तभी तेहा वहां पहुंचता है, मूर्ति की कीमत देने का वादा करता है और जीवोन को वहां से लेकर निकल जाता है। घर लौटते समय जीवोन का जूता टूट जाता है, इसलिए तेहा उसे बाहर बैठाकर नया जूता खरीदने चला जाता है। जीवोन पहले से थकी हुई थी, इसलिए इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है। नींद में उसे एक बहुत डरावनी याद दिखाई देती है, जिसमें कुछ लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे और कोई जानबूझकर उसकी उंगलियों के सिरों को जला रहा था। तेहा वापस आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो जीवन घबराकर उठ जाती है। डरी हुई जीवन उससे कहती है कि वह अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करती, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह तेहा से भी पूरी तरह डरना बंद नहीं कर पाई, क्योंकि उसके अंदर का एक हिस्सा अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि वह सच में उसका बॉयफ्रेंड है। तेहा उससे बहस नहीं करता और बस कहता है कि वह उसे अपने ऊपर भरोसा करने की वजह देगा। इसके बाद वह
उसके सामने बैठकर उसके पैरों में नए जूते पहनाता है और उनकी लव स्टोरी का एक और हिस्सा सुनाता है। तेहा कहता है कि उसने पहली नजर में ही जीवोन को पसंद कर लिया था, लेकिन उस पहली मुलाकात के बाद वह उसे दोबारा ढूंढ नहीं पाया और उसे हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उसने उस दिन उसका फोन नंबर क्यों नहीं लिया। फिर वह जीवोन से कहता है कि अगर उसे उनकी पुरानी रिलेशनशिप याद नहीं है तो उसे जबरदस्ती याद करने की जरूरत भी नहीं। फिलहाल वे पुराने रिश्ते को भूलकर बिल्कुल शुरुआत से एक दूसरे को दोबारा जान सकते हैं। ये बात पहली बार जीवोन के दिल को छू जाती है। घर वापस आने के बाद तेहा उसके लिए खाना बनाता है और दोनों साथ बैठकर खाते हैं। जीवोन पहली बार उसके सामने काफी आराम महसूस करती है और उस रात कमरे में जाने के बाद भी उसका ध्यान बार बार तेहा पर ही जाता है। अगले दिन तेहा उसे बताता है कि वह उसे ऐसे डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला है जो उसकी मेमोरी वापस लाने में मदद कर सकता है। ये सुनकर जीवोन थोड़ी हैरान होती है क्योंकि कुछ समय से उसे शक होने लगा था कि शायद तेहा चाहता ही नहीं कि उसकी याददाश्त वापस आए। क्लिनिक पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि साइकेट्रिस्ट और तेहा बचपन के स्कूल मेट्स हैं। उसकी हालत पर बात करने के बाद तय होता है कि जीवन हफ्ते में 2 बार यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आएगी और शुरुआत कुछ मेडिकल टेस्ट्स तथा स्कैन से होगी। वहाँ से निकलते समय उसका छोटा पैर का अंगूठा दरवाजे से टकरा जाता है और तेहा तुरंत उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन उसे रोककर कहती है कि सिर्फ उंगली लगी है, पूरी टांग नहीं टूटी। इसके बाद तेहा उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है क्योंकि अभी तक वह जो कपड़े पहन रही थी वे होंग की पत्नी ने चुने थे और तेहा को पता था कि वे जीवन की असली पसंद जैसे नहीं है। दुकान में पहुंचकर जीवन एक के बाद एक आउटफिट ट्राई करने लगती है और पूरा स्टोर उसके लिए किसी फैशन शो जैसा बन जाता है। तेहा भी उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद वह मेकअप खरीदती है और तेहा को मनाकर अपने लिए नया फोन भी ले लेती है ताकि बाहर की दुनिया से जुड़ सके। बाद में वे दादी से मिलने जाते हैं और जीवन अपना नया मेकअप दादी पर ट्राई करने लगती है। सभी इस पल को काफी एंजॉय करते हैं और तेहा भी यह देखकर राहत महसूस करता है कि जीवन धीरे धीरे उसके परिवार और गांव की जिंदगी में सहज होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ खतरा लगातार उनके करीब आ रहा था। जीवन की तलाश कर रहा एक आदमी गैंग के हाथ लग जाता है और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। गैंग लीडर उसे खत्म करवाने वाला था, लेकिन तभी वह एक जरूरी बात बताता है। जीवन ने गैंग के खिलाफ सिर्फ वॉच में रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बल्कि उसके पास कोई और सबूत भी था जो अभी तक किसी को नहीं मिला। ये सुनकर गैंग लीडर उसे फिलहाल जिंदा छोड़ देता है क्योंकि बाद में उस दूसरे सबूत का पता लगाने के लिए उसकी जरूरत पड़ सकती थी। इन सब बातों से बेखबर जीवन तेहा के साथ गांव में घूमती रहती है और हर संभव तरीके से अपनी मेमोरी ट्रिगर करने की कोशिश करती है। तेहा बताता है कि उसे पहले फोटोग्राफी बहुत पसंद थी, इसलिए जीवन लगातार तस्वीरें लेना शुरू कर देती है। गांव की महिलाएं भी दूर से दोनों को देखती रहती हैं और नोटिस करती हैं कि उनका रिश्ता धीरे धीरे पहले से ज्यादा करीब होता जा रहा है। एक दिन जीवन खुद तेहा से कहती है कि वह वापस काम पर जाए क्योंकि अगर दोनों को खाना है तो किसी को पैसे भी कमाने होंगे। तेहा के जाने के बाद जीवन घर में टीवी देख रही होती है। तभी उसे एक सैल्मन डिश का विज्ञापन दिखाई देता है। वह अपने नए फोन पर उस रेस्टोरेंट को सर्च करती है और अचानक वहाँ अपनी पुरानी तस्वीरें देख लेती है जिनमें वह एक महिला दोस्त के साथ बैठी हुई थी। इन तस्वीरों में जीवन कुछ बहुत अजीब नोटिस करती है। उसने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे और उंगली में डायमंड रिंग भी थी, लेकिन तेहा के घर में न ऐसे कपड़े थे और न वह रिंग। अब उसका शक फिर से जाग जाता है और वह सीधे तेहा के बॉक्सिंग जिम पहुंचती है ताकि उससे इसके बारे में सवाल कर सके। लेकिन वहां तेहा के पास जाने से पहले ही वह एक महिला को उससे गुस्से में बात करते हुए सुन लेती है। वह महिला उसे गैंगस्टर कहती है और चेतावनी देती है कि उसके टैलेंटेड बेटे से दूर रहे क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका बेटा बड़ा होकर तेहा जैसा बने। ये सुनते ही जीवोन के दिमाग में वही टॉर्चर वाली मेमोरी वापस आ जाती है। अभी तक उसने खुद को समझाया था कि शायद वह सिर्फ कोई बुरा सपना था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि तेहा सच में क्रिमिनल लोगों के साथ जुड़ा रहा है तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं वह सपना उसकी असली मेमोरी तो नहीं था। जीवन वहाँ से चली जाती है और संयोग से रास्ते में उसके साइकेट्रिस्ट से मुलाकात हो जाती है। वह उसे पूरी बात बताती है। वह मानती है कि पिछले कुछ दिनों में उसने तेहा पर भरोसा करना शुरू कर दिया था क्योंकि तमाम शक के बावजूद उसने कभी उसे कोई ऐसा काम करते नहीं देखा जिससे लगे कि वह सच में बुरा इंसान है। लेकिन अब गैंग के बारे में जानने के बाद उसे डर लग रहा था कि कहीं तेहा का उसके साथ हुए हादसे से कोई संबंध तो नहीं। इसी दौरान तेहा भी वहाँ पहुँच जाता है। क्लिनिक की एक नर्स जो उसे हाई स्कूल से जानती थी उसकी बात सुनकर जीवन से कहती है कि फिलहाल उसे तेहा को उसके व्यवहार से जज करना चाहिए। क्या उसने कभी उसे मारा? क्या जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई? जीवोन सोचती है, लेकिन सच यही था कि तेहा ने उसके साथ कभी वैसा व्यवहार नहीं किया था। घर वापस जाते हुए जीवोन एक और सवाल पूछती है। उसने अपने पुराने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई दूसरा नाम देखा था, इसलिए वह जानना चाहती थी कि तेहा उसे लगातार जीवोन क्यों बुलाता है। तेहा समझाता है कि दूसरा नाम उसे अनाथालय में मिला था, जबकि जीवोन वह नाम था जो उसकी असली माँ ने उसे दिया था। जीवोन ने अपनी माँ को छोड़कर जाने के लिए कभी नफरत नहीं की और हमेशा अपनी माँ द्वारा दिया गया नाम ज्यादा पसंद किया, इसलिए तेहा भी उसे
उसे उसी नाम से बुलाता है। घर लौटने के बाद जीवोन अपने कमरे में चली जाती है और रेस्टोरेंट वाली फोटो में दिखाई देने वाली महिला को सोशल मीडिया पर मैसेज करती है। अब वह उम्मीद करती है कि शायद वही महिला उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सच बता सके। अगली सुबह तेहा उसे एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें कुछ म्यूजिक था और कहता है कि गांव में दादी के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए वह इसे वहां पहुंचा दे। जीवोन पार्टी में जाती है और दादी उसे वहीं रुककर खाना खाने को कहती है। इसी दौरान कोई उस पर खीरे का एक टुकड़ा खाने का दबाव डालता है, जबकि जीवन मना कर रही थी। खीरा देखते ही अचानक उसके दिमाग में बचपन की एक और मेमोरी आती है जिसमें उससे बड़ी एक लड़की उसे जबरदस्ती ऐसा खाना खिला रही थी जिसे वह पसंद नहीं करती थी। याद अचानक आने की वजह से जीवन जोर से रिएक्ट करती है और पार्टी का माहौल खराब हो जाता है। वहाँ मौजूद कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उसने सबके सामने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। जीवन पहले से अपनी हालत को लेकर परेशान थी, इसलिए लोगों की बातें सुनकर उसका गुस्सा भी निकल जाता है। वह कहती है कि वह ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ हर इंसान उसे लगातार जज करता रहे। इसके बाद वह घर जाती है, अपना सामान पैक करती है और गाँव छोड़कर एक होटल चली जाती है। उसी समय तेहा का एक पुराना गैंग साथी उससे मिलने आता है और जीवोन के बारे में जानकारी मांगता है। तेहा साफ कह देता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जाते जाते वह आदमी चेतावनी देता है कि अगर तेहा सच में जीवोन को छिपा रहा है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। उनकी बात अभी खत्म ही हुई थी कि तेहा को कॉल आता है और पता चलता है कि जीवोन गायब है। ये सुनकर वह तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं गैंग को उसके जिंदा होने की खबर ना मिल गई हो। जीवोन पूरी रात गाँव से बाहर रहती है और अगली सुबह उस महिला से मिलने जाती है जिसे उसने सोशल मीडिया पर मैसेज किया था। वह उससे अपने नाम, बचपन और अनाथालय के बारे में कई सवाल करती है। हैरानी की बात यह थी कि महिला की लगभग हर बात तेहा की कहानी से मैच कर रही थी। वह यह भी पुष्टि करती है कि जीवोन का बॉयफ्रेंड एक बॉक्सर था। महंगे कपड़ों के बारे में पूछने पर वह बताती है कि वे उसके बॉयफ्रेंड के गिफ्ट्स थे और दोनों पहली बार एक कैफे में साथ काम करते हुए करीब आए थे। लेकिन इसके बाद बातचीत का माहौल बदल जाता है। महिला बताती है कि कभी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं, मगर समय के साथ जीवोन के व्यवहार की वजह से वह काफी हर्ट हुई। कई बार उसे जीवोन के कारण अपमानित महसूस हुआ और आखिरकार उसने दोस्ती पूरी तरह खत्म कर दी। ये सुनकर जीवोन अंदर से टूट जाती है। उसे पहली बार यह डर होने लगता है कि शायद उसकी पुरानी जिंदगी में वह वैसी अच्छी इंसान नहीं थी जैसा अब भी खुद को समझती है। वह सड़कों पर अकेली घूमती रहती है और दादी की पार्टी में अपने व्यवहार को याद करके भी शर्मिंदा महसूस करती है। उसे समझ नहीं आता कि अब किस चेहरे से गांव वापस जाए। लेकिन तेहा आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। जो फोन उसने जीवोन के लिए खरीदा था वह उसी के नाम पर रजिस्टर था और उसी की लोकेशन के जरिए वह उसके पास पहुंच जाता है। वह जीवोन को सड़क किनारे अकेली बैठकर रोते हुए देखता है, मगर उससे यह नहीं पूछता कि वह बिना बताए क्यों चली गई। वह बस उसके पास बैठता है, उसे शांत करता है और कुछ समय बाद वापस गांव लेकर आता है। वहाँ कई गांव की महिलाएं पहले से जीवोन का इंतजार कर रही थीं और पार्टी में उसके व्यवहार के लिए उसे सुनाने वाली थीं। लेकिन उनसे पहले दादी आगे आती हैं और सबको जीवोन से दूर रहने के लिए कहती हैं। बाकी महिलाएं वहाँ से चली जाती हैं और जीवोन अंदर जाकर दादी को धन्यवाद देना चाहती है, मगर वह कुछ कहे उससे पहले दादी खुद समझाती हैं कि जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी किसी शर्मिंदगी भरे पल से गुजरता है। कभी कभी इंसान को खुद शर्मिंदा होना पड़ता है, तभी उसे बोलने से पहले सोचने की अहमियत समझ आती है। जीवन को उम्मीद थी कि दादी भी उसे डांटेंगी, लेकिन उनकी इस बात से वह इतनी इमोशनल हो जाती है कि रोने लगती है। बाद में उसकी होंग से बात होती है और वह पहली बार तेहा के पास्ट के बारे में खुलकर बताता है। तेहा कभी बहुत टैलेंटेड बॉक्सर था और उसमें इंटरनेशनल लेवल तक जाने की क्षमता थी, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने के बाद उसका करियर धीरे धीरे टूटने लगा क्योंकि वह उनकी देखभाल में लग गया। होंग बताता है कि दादी असल में तेहा की सगी दादी भी नहीं है। कई साल पहले तेहा की माँ एक छोटे बच्चे के साथ इस गांव में आई थी और दादी ने उन्हें अपने घर में रहने दिया था। कुछ समय बाद तेहा की माँ की मौत हो गई और इसके बाद दादी ने उसे अपने सगे पोते की तरह पाला। इसीलिए जब दादी बाद में गंभीर रूप से बीमार हुई तो तेहा ने बॉक्सिंग से कमाया हुआ लगभग सारा पैसा उनके इलाज पर खर्च कर दिया। धीरे धीरे उसका करियर भी खराब हो गया और पैसे की समस्या बढ़ती गई, जिसके बाद वह क्रिमिनल दुनिया में चला गया। होंग बताता है कि समय के साथ तेहा ने लोगों को मारना और नुकसान पहुंचाना सीख लिया, लेकिन हर बार अपने इमोशंस को अंदर दबा देता था क्योंकि अगर वह हर काम के बाद अपने गिल्ट के बारे में सोचता रहता तो शायद खुद को संभाल नहीं पाता। बाहर से वह जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही ज्यादा घायल है। होंग बस जीवन से कहता है कि कोशिश करे कि वह तेहा के उन पुराने घावों को और गहरा न करे। कुछ समय बाद जीवन को पता चलता है कि तेहा फिर किसी लड़ाई में शामिल हुआ था। वह उसे ढूंढने जाती है और देखकर हैरान होती है कि उसके चेहरे और शरीर पर काफी चोटें थीं। जीवन समझ नहीं पाती कि इतना अच्छा बॉक्सर होते हुए भी उसने सामने वाले लोगों को वापस क्यों नहीं मारा। तेहा बताता है कि उसने खुद से वादा किया है कि बॉक्सिंग रिंग के बाहर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेगा। यूं सुनकर जीवन का नजरिया उसके लिए बदलने लगता है। अब तक वह उसे कभी झूठा बॉयफ्रेंड समझती थी, कभी गैंगस्टर और कभी ऐसा आदमी जिससे उसे सावधान रहने की जरूरत थी, लेकिन अब पहली बार उसे उसके अंदर का वह इंसान दिखाई देता है जिसने जिंदगी में खुद भी बहुत कुछ सहा था। बाद में दोनों साथ घूमने जाते हैं और इसी दौरान जीवन अचानक ऐसी बात कह देती है जिसकी तेहा ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो कहती है कि अगर एक्सीडेंट से पहले दोनों सच में कपल थे तो अब उन्हें वापस उसी जिंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए। वे फिर से एक ही कमरे में सो सकते हैं, शादी की तारीख तय कर सकते हैं, यहीं
बच सकते हैं और गांव में मिलकर काम भी कर सकते हैं। जीवो ने बड़ी मुश्किल से इतनी हिम्मत करके ये बात कही थी, लेकिन तेहा उसकी बात मानने के बजाय तुरंत कहता है कि फिलहाल यह संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे शहर से उसका एक दोस्त आने वाला है जिसके पैर में चोट लगी है। उसे कुछ समय उनके साथ रहना पड़ेगा और तेहा उसकी देखभाल करेगा, इसलिए वह दोस्त उसी के कमरे में सोएगा। जीवन को यह पता नहीं था कि यह घायल दोस्त असल में गैंग के दिनों का तेहा का पुराना असिस्टेंट था। इतनी हिम्मत करके खुद रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करने के बाद जब तेहा उसे इस तरह मना कर देता है तो जीवन को जबरदस्त शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे अपनी बात पर तुरंत पछतावा होने लगता है और उसका बस चलता तो उसी समय जमीन फटती और वह उसमें जाकर छिप जाती। अगली सुबह जब जीवन उठती है तो देखती है कि तेहा का दोस्त लगभग हर तरह की डिश बनाकर बहुत बड़ा नाश्ता तैयार कर चुका है। जीवन पेट भरकर खाना खाती है और फिर तेहा के साथ क्लिनिक जाती है। वहाँ साइकेट्रिस्ट भी तुरंत नोटिस करता है कि पिछले कुछ दिनों में दोनों का रिश्ता काफी बदल गया है, क्योंकि इस बार वे साथ आए थे और एक दूसरे के साथ पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। जीवन की मेमोरी वापस लाने के लिए एक और जरूरी एग्जामिनेशन किया जाता है और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद दोनों वापस घर आते हैं, जहाँ होंग उसकी पत्नी और तेहा का पुराना असिस्टेंट भी उनके साथ लंच करता है। खाना खाते समय तेहा नोटिस करता है कि उसका पुराना असिस्टेंट आज एक अलग फोन इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पिछले दिन उसके पास कोई और फोन था। इससे तेहा को थोड़ा शक होता है, मगर वह फिलहाल कुछ नहीं कहता। बाद में काम से वापस आते हुए तेहा जी वोन के लिए वॉलनट्स खरीदता है, क्योंकि उसने सुना था कि ये ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं और शायद उसकी मेमोरी जल्दी रिकवर करने में मदद कर सके। रास्ते में उसकी मुलाकात साइकेट्रिस्ट की असिस्टेंट से होती है, जिसने हाल ही में अपनी जॉब छोड़ दी थी। वह तेहा की चाइल्डहुड फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी फर्स्ट लव भी थी और उसके दिल में अभी तक तेहा के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए वह उससे फ्लर्ट करने लगती है। तभी जीवन दोनों को एक साथ देख लेती है और तुरंत तेहा को वहीं खड़े रहने का ऑर्डर देती है। वह उसे हाथ नीचे रखने, बिल्कुल ना हिलने और थोड़ा पीछे हटने तक को कहती है। इसके बाद वह उस लड़की के लिए कार अरेंज करके उसे घर भेज देती है। उसके जाते ही जीवन तेहा के साथ कार में बैठती है और कहती है कि लगता है ड्राइवर नहीं आने वाला, इसलिए अब गाड़ी वहीं चलाए। फिर वह मानती है कि कुछ देर पहले उसका मन उस महिला के बाल खींचने का कर रहा था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। इसके बाद वह तेहा को कुछ भी ना बोलने और बस उसे घर ले जाने के लिए कहती है। घर पहुंचने पर तेहा उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से किसी दूसरी महिला के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। यह वादा असल में कुछ खास साबित नहीं करता था, लेकिन जीवन इससे इतनी खुश होती है जैसे उसे बहुत बड़ी अश्योरेंस मिल गई हो। इसी दौरान उसके दिमाग में बचपन की एक और मेमोरी आती है। उसे याद आता है कि अनाथालय में अगर कोई एक बच्चा गलती करता था तो सजा सभी बच्चों को मिलती थी और कड़ाके की ठंड में उन्हें नंगे पैर बाहर खड़ा कर दिया जाता था। उसे यह भी याद आता है कि अनाथालय के लिए मिलने वाले डोनेशन का पैसा चुराया जाता था और बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पीटते थे। जीवन बचपन से इन सारी चीजों से बहुत डरती थी और यही वजह थी कि आज भी किसी को हिंसा करते या किसी को चोट पहुंचाते देखकर उसका दिल इतना बेचैन हो जाता था। कुछ समय बाद वह तेहा से पूछती है कि उसे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है। तेहा जवाब देता है कि उसे बारिश पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी के कई सबसे बुरे पल बारिश में ही आए थे। जिस दिन दादी की तबीयत बहुत खराब हुई उस दिन बारिश हो रही थी। जब उसे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी तब भी बारिश हो रही थी। उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में वह कई बार अकेला बारिश में खड़ा रहा था और उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उस समय उसके साथ खड़ा हो सके। अगले दिन सभी फिर साथ खाना खाते हैं, लेकिन इस बार तेहा नोटिस करता है कि उसका पुराना असिस्टेंट बीच में चुपचाप वहाँ से गायब हो गया। अब उसका शक और बढ़ जाता है और वह आखिरकार उसे अकेले में पकड़कर सीधे पूछता है कि क्या उसे गैंग लीडर ने भेजा है। वह आदमी तुरंत इनकार करता है और अपने 2 फोन्स का सच बताता है। वह कहता है कि उसने कोई फोन बदलकर छिपाने की कोशिश नहीं की थी। एक फोन वह नॉर्मल इस्तेमाल के लिए रखता है और दूसरा उसके एक छोटे से ऑनलाइन फुटबॉल कमेंट्री चैनल के लिए है, जिसे वह डिस्गाइज में चलाता है। उस चैनल को इतने कम लोग देखते हैं कि लगभग किसी को पता भी नहीं कि वह उसका है। जहाँ तक गैंग लीडर का सवाल था, वह कहता है कि अगर उस आदमी ने सच में उन्हें ढूंढ लिया तो वह सिर्फ तेहा को नहीं बल्कि उन तीनों को मार देगा, इसलिए उसके पास खुद भी छिपकर रहने की पूरी वजह है। इसी दौरान जीवन उसी फॉर्च्यून टेलर के साथ एक और अजीब सिचुएशन में पहुंच जाती है। वह महिला लोगों के सामने अपनी सुपरनैचुरल पावर साबित करने के लिए एक सेरेमोनी कर रही थी, जिसमें उसे शार्प ऑब्जेक्ट्स के ऊपर खड़ा होना था। बाहर से वह बहुत कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से उसकी हालत खराब थी। जीवन पहले से जानती थी कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, इसलिए वह पास में एक सांप छोड़ देती है, क्योंकि नियम के मुताबिक सेरेमोनी के दौरान सांप दिखाई देने पर पूरा कार्यक्रम तुरंत कैंसिल करना पड़ता है। इस तरह जीवन एक ही बार में उस महिला की टांगे भी बचा देती है और उसकी रेपुटेशन भी। फॉर्च्यून टेलर बाद में उसे धन्यवाद देती है और फिर सभी लोग साथ में सेलिब्रेशन करते हैं। रात को तेहा जीवन को वापस घर लेकर आता है और उसके पास तब तक बैठा रहता है जब तक वह पूरी तरह सो नहीं जाती। सोती हुई जीवन को देखते हुए तेहा के मन में एक अजीब सा डर था। शुरुआत में उसने यह पूरा रिश्ता सिर्फ जीवन की जान बचाने के लिए बनाया था, लेकिन धीरे धीरे यह नकली जिंदगी सच जैसी लगने लगी थी। अब दोनों सच में एक दूसरे के करीब आ रहे थे और तेहा जानता था कि जिस दिन जीवन की पूरी मेमोरी वापस आ गई उसी दिन हो सकता है वह इस गाँव और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। लेकिन तेहा का यही डर बहुत जल्दी सच होने लगा है। अगली सुबह जीवन की आँख खुलते ही उसे अचानक जो नाम का एक आदमी
आदमी याद आता है और उसे लगता है कि शायद वही उसका पुराना बॉयफ्रेंड था। अभी उसे अपना अंडरकवर मिशन या प्रोसिक्यूटर वाली जिंदगी याद नहीं आई थी, लेकिन उसे इतना जरूर याद आता है कि वह हैंगांग यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। इसके बाद वह दीवार पर लिखी तारीख देखती है और समझ जाती है कि उसकी ये मेमोरीज बहुत पुरानी नहीं है, जबकि तेहा ने उसे बताया था कि दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे। इसलिए अब उसकी कहानी की टाइमलाइन जीवोन को फिर से सस्पिशियस लगने लगती है। वह तुरंत अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और उसे जो के बारे में बताती है। डॉक्टर कहता है कि वह भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका है, इसलिए अपने पुराने कॉन्टेक्ट्स के जरिए पता कर सकता है कि ये जो सच में कोई व्यक्ति है या सिर्फ जीवोन के दिमाग में बनी कोई अधूरी मेमोरी। कुछ समय बाद रिकॉर्ड्स में जो नाम का आदमी मिल भी जाता है और डॉक्टर उसका फोन नंबर निकाल लेता है। जीवन उसे कॉल करती है और उसकी आवाज सुनते ही जो उसे पहचान लेता है, वह तुरंत पूछता है कि इतने दिनों से वह कहाँ थी। जीवन कहती है कि वह सारी बात फोन पर नहीं समझा सकती और उसी रात सोल में उससे मिलने का फैसला करती है। इसके बाद डॉक्टर तय करते हैं कि वही ट्रीटमेंट दोबारा किया जाए जिससे जीवन की कुछ मेमोरीज वापस आई थी, लेकिन इस बार उसे सोल के एक ज्यादा एडवांस क्लिनिक में ले जाना होगा। तेहा तुरंत कहता है कि वह भी उसके साथ जाएगा और वहाँ की पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस खुद देखेगा, मगर साइकाइट्रिस्ट बताता है कि उसी दिन उसका सोल में सेमिनार है और वह जीवन को अपने साथ ले जा सकता है। वैसे भी तेहा की एक जरूरी क्लास थी, इसलिए यह अरेंजमेंट ठीक लगने लगता है। तभी अचानक दादी की तबीयत खराब हो जाती है और तेहा उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। जांच के बाद पता चलता है कि उनके शरीर में ट्यूमर है। अब तेहा खुद जीवन से कहता है कि वह साइकाइट्रिस्ट के साथ सोल चली जाए और जाने से पहले उसे एक बैग देता है जिसमें उसकी मेडिसिन रखी होती हैं, ताकि रास्ते में कोई डोज मिस ना हो। रास्ते में जीवन वह बैग खोलती है तो मेडिसिन के साथ एक पेयर गर्म सॉक्स भी मिलता है। उसे तुरंत याद आता है कि उसने तेहा को बताया था कि ऑर्फनेज में उसे ठंड के दिनों में नंगे पैर बाहर खड़ा किया जाता था और इसी वजह से उसे आज भी ठंड बहुत बुरी लगती है। कुछ देर बाद लंबे सफर में उसका मन म्यूजिक सुनने का करता है और बैग में उसे एक म्यूजिक प्लेयर भी मिल जाता है। तेहा ने उसकी छोटी से छोटी बात तक याद रखी थी। इसी दौरान बाहर बारिश शुरू हो जाती है और जीवन को तेहा की वह बात याद आती है कि उसे बारिश से नफरत है, क्योंकि उसकी जिंदगी के सबसे पेनफुल मोमेंट्स अक्सर बारिश के दौरान ही आए थे। अचानक जीवन का सोल जाने का मन बदल जाता है। वह सोचती है कि इस बार जब तेहा मुश्किल समय में है तो वह उसे बारिश में अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह अपनी मेमोरी और जो से मिलने का प्लान छोड़कर वापस तेहा के पास चली जाती है। इस फैसले के बाद जीवन खुद समझ जाती है कि चाहे उसका पास्ट उसे याद हो या ना हो, लेकिन तेहा के लिए जो फीलिंग्स अभी उसके दिल में हैं, वे बिल्कुल रियल हैं। तेहा भी उसे वापस देखकर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में शायद पहली बार किसी ने अपने काम और अपनी जरूरत से पहले उसे चुना था। लेकिन जीवन को यह नहीं पता था कि जो से ना मिलकर उसने खुद को एक बहुत बड़े ट्रैप से बचा लिया है। असल में जो पहले ही गैंग लीडर के दबाव में आ चुका था। गैंग लीडर ने उसे साफ कहा था कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो जीवन को ढूंढकर उसके हवाले करे। उसे अब यह भी पता चल चुका था कि तेहा ने जीवन को मारने के बजाय उसकी फेक डेथ बनाई थी। तेहा ने लगभग 14 साल तक उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था और इतने सालों में उसने कभी कोई बड़ी गलती नहीं की थी, इसलिए गैंग लीडर को उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन अब जीवन की वजह से वही आदमी उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। कुछ समय बाद तेहा, जीवन और दादी बाहर एक साथ शांत समय बिताते हैं। इसी दौरान दादी तेहा से कहती हैं कि अब वह उनकी बीमारी से लड़ते लड़ते खुद को खत्म करना बंद करे। वह नहीं चाहती कि तेहा उनकी जिंदगी बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहे। जितना भी समय बचा है वह उसे इलाज और डर में नहीं बल्कि अपने पसंदीदा लोगों के साथ अच्छी मेमोरीज बनाते हुए बिताना चाहती हैं। बाद में तेहा दादी को कमरे में सुलाकर बाहर निकलता है तो जीवन दरवाजे के पास खड़ी होती है। उसने उनकी कॉन्वर्सेशन का कुछ हिस्सा सुन लिया था और उसमें मैरिज से जुड़ी कोई बात भी सुनाई दी थी। बस फिर जीवन अपने दिमाग में खुद ही पूरी कहानी बना लेती है और उसे लगता है कि तेहा शायद उसे प्रपोज करने वाला है। अगली सुबह से वह उसे बताने लगती है कि प्रपोजल में किस कलर के फ्लावर्स होने चाहिए और पूरा सेटअप कैसा होना चाहिए, जबकि तेहा को समझ ही नहीं आता कि वह अचानक ये सब क्यों बता रही है। कुछ समय बाद तेहा अपने पुराने असिस्टेंट से अकेले में बात करता है और कहता है कि जैसे ही जीवन की पूरी मेमोरी वापस आएगी वह उसे उसकी सेफ्टी के लिए गांव से बहुत दूर भेज देगा। दुर्भाग्य से गांव की कुछ महिलाएं उनकी यह कॉन्वर्सेशन सुन लेती हैं। अब तक वे जीवन के काफी करीब आ चुकी थीं, इसलिए उन्हें बुरा लगता है कि एक तरफ वह शादी के सपने देख रही है और दूसरी तरफ तेहा उसे दूर भेजने की तैयारी कर रहा है। जीवन के आते ही वे उसे सारी बात बता देती हैं, लेकिन वह उनकी बात पर विश्वास नहीं करती। उसके हिसाब से जरूर उन्होंने कुछ गलत सुना होगा, क्योंकि अब उसे पूरा भरोसा था कि तेहा उससे प्यार करता है। लेकिन घर वापस आने के बाद वह देखती है कि तेहा सच में उससे थोड़ा बच रहा है। आखिरकार वह सीधे शादी की बात करती है और तेहा कहता है कि सबसे पहले उसकी मेमोरी वापस आनी चाहिए, उसके बाद ही दोनों अपने रिश्ते और फ्यूचर के बारे में सही फैसला कर सकते हैं। यह सुनकर जीवन को बहुत बुरा लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद तेहा प्यार की वजह से नहीं बल्कि उस पर तरस खाकर उसके साथ रह रहा है। वह अकेली बाहर निकल जाती है और देर रात तक शराब पीती रहती है। इसी दौरान उसका साइकाइट्रिस्ट से कांटेक्ट होता है और वह उसकी लोकेशन पता करके वहां पहुंच जाता है। जीवन रोते हुए मानती है कि वह तेहा से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका बदलता हुआ बिहेवियर उसे बार बार हर्ट कर रहा है। रोते रोते आखिर वह वहीं सो जाती है। साइकाइट्रिस्ट उसे वापस घर लेकर आता है और जीवन को तेहा के हवाले करने से पहले उससे पूछता है कि क्या वह सच में उसका बॉयफ्रेंड है। वह कहता है कि जीवन की मेमोरी नहीं है, इसलिए ऐसी हालत में उसे कोई भी बहुत आसानी से झूठ बोलकर मैनिपुलेट कर सकता है। ये बात सुनकर तेहा गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर को उनके पर्सनल मैटर से दूर रहने के लिए कहता है। फिर वह जीवन को अंदर लेकर जाता है
जीवोन आधी नींद और नशे में बड़बड़ाती है कि उसे सब कुछ याद है और तेहा को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तेहा उसकी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लेता है। उसे लगता है कि जीवन की पूरी मेमोरी सच में वापस आ चुकी है। वह तुरंत होंग के पास जाता है और उसे यह खबर देता है। होंग कहता है कि अगर जीवन को सब याद आ गया है तो अब सबसे जरूरी है कि वह कोरिया छोड़ दे, क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए बहुत डेंजरस है। वह तेहा से ये भी कहता है कि वह खुद जीवन के साथ जापान चला जाए और दोनों वहाँ नई जिंदगी शुरू करें, लेकिन तेहा मना कर देता है। दादी की हालत खराब थी और वह अपनी खुशी के लिए उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। उसके लिए यह मौका कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वह इस बार सेल्फिश नहीं बनना चाहता था। इसके बाद तेहा अकेला सड़कों पर चलता रहता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और जीवन के साथ बिताए पिछले कुछ दिनों की सारी मेमोरीज बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ साइकाइट्रिस्ट भी जीवन के पास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश जारी रखता है। वह जो उसे कांटेक्ट करता है और जीवन के बारे में बात करने के लिए उससे मिलने का फैसला करता है। अगली सुबह तेहा घर लौटकर जीवन के साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे सच में सब कुछ याद आ चुका है। वह कहता है कि गांव में रहना अब उसके लिए सेफ नहीं है और अगले हफ्ते उसे कंट्री छोड़नी होगी। जी वोन ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है और पूछती है कि क्या उनका पूरा रिलेशनशिप सिर्फ एक एक्ट था। तेहा खुद को मजबूर करके हाँ कह देता है। रोते हुए जीवोन का हाथ पास रखे पिक्चर फ्रेम से टकराता है और कट जाता है। इसके बाद वह घर छोड़कर चली जाती है और अपना फोन भी बेड पर ही छोड़ देती है। पूरा गांव उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक जीवोन एक गवर्नमेंट फैसिलिटी पहुंच चुकी थी जहां वह खुद बताती है कि उसके पास ना आइडेंटिफिकेशन है और ना यूजेबल फिंगरप्रिंट्स। तेहा स्ट्रीट कैमरास की मदद से उसका पता लगाता है और उस गवर्नमेंट व्हीकल तक पहुंच जाता है जिसमें जीवन को ले जाया जा रहा था। गांव की महिलाएं भी उसके साथ आती हैं और सभी मिलकर रास्ता ब्लॉक करके जीवन को वापस आने के लिए मनाते हैं। इसी दौरान आखिरकार सबको पता चलता है कि जीवन की पूरी मेमोरी वापस आई ही नहीं थी। तेहा ने बस उसकी ड्रंकन बात का गलत मतलब निकाल लिया था। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद जीवन उसे माफ कर देती है और वापस घर लौट आती है। वहाँ उसका मूड और अच्छा हो जाता है क्योंकि तेहा ने जमीन पर पिंक फ्लावर्स बिछाए होते हैं। जीवन ने कभी कैजुअली कहा था कि उसे पिंक फ्लावर्स पसंद हैं और तेहा ने वह बात भी याद रखी थी। जीवन एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है, तेहा सूट पहनता है और दोनों मिलकर छोटा सा प्राइवेट वेडिंग जैसा सेलिब्रेशन करते हैं। वे पूरी शाम बातें करते हैं, हंसते हैं और तेहा पहली बार उसे उनकी पुरानी जिंदगी के कुछ रियल मोमेंट्स बताता है, ना कि वह फेक लव स्टोरी जो उसने शुरुआत में बनाई थी। जीवन भी बताती है कि वह तेहा से इतनी अटैच हो गई थी कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड तक उसके नाम पर रख दिया था। उनका यह शांत मोमेंट ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि साइकाइट्रिस्ट फिर वहाँ आ जाता है। वह बताता है कि उसने जो से मुलाकात की और आखिरकार जीवन की असली आइडेंटिटी पता लगा ली। वह कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं बल्कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तेहा यह सुनकर घबरा जाता है और उसे लगता है कि डॉक्टर ने शायद जो को उनकी लोकेशन भी बता दी होगी, लेकिन साइकाइट्रिस्ट समझाता है कि कॉन्वर्सेशन के दौरान उसे जो पर शक हो गया था इसलिए उसने उसे कोई एड्रेस नहीं दिया। उल्टा उसने प्रिटेंड किया कि शायद उसने नाम को लेकर गलती कर दी और वह किसी दूसरी जीवन की बात कर रहा था। ये सुनते ही तेहा का एटीट्यूड बदल जाता है और कुछ देर पहले जिस डॉक्टर पर वह गुस्सा हो रहा था अब उसी की समझदारी की तारीफ करने लगता है। इसके बाद तेहा उससे पूछता है कि जीवन की मेमोरी जल्दी वापस लाने के लिए और क्या किया जा सकता है। वहीं जीवन अब लगभग हर समय तेहा के साथ रहने लगी थी। वह बॉक्सिंग जिम तक उसके पीछे जाती है और ग्लव्स पहनकर उसके साथ मजाक करती रहती है। इसी दौरान तेहा के एक यंग बॉक्सर का इंपॉर्टेंट मैच होता है और जीवन भी उसे सपोर्ट करने जाती है। फाइट के दौरान रिंग के आसपास प्रॉपर मेंटेनेंस न होने की वजह से उसका पैर फिसलता है और वह घायल हो जाता है। जीवन तुरंत ऑर्गेनाइजर्स के सामने जाकर आर्ग्यू करती है कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से फाइटर को हार नहीं दी जा सकती। वह लीगल एक्शन की वार्निंग तक दे देती है और आखिरकार ऑफिशियल्स मैच को रीस्टार्ट करने के लिए मान जाते हैं। इस बार तेहा का स्टूडेंट जीत जाता है और सभी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब जीवन घर लौटी है तो उसे फ्लोर पर एक बहुत फेमिलियर वॉच दिखाई देती है। वही वॉच जिसका इस्तेमाल उसने कभी गैंग के खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए किया था। वहीं पीछे गैंग लीडर खुद खड़ा था। उसने बॉक्सिंग इवेंट में जीवन को तेहा के साथ देख लिया था और उसके बिहेवियर से समझ गया था कि उसकी मेमोरी जा चुकी है, इसलिए वह खुद कंफर्म करने आया था। जीवन उसे पहचानती नहीं है और वॉच उठाकर बहुत नॉर्मल तरीके से पूछती है कि क्या ये उसकी है, लेकिन उसकी मेमोरी भले ही चली गई थी, शरीर के अंदर कहीं न कहीं उसे उस आदमी से खतरा महसूस हो रहा था। वह जल्दी से वॉच उसे देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में दादी के साथ बैठकर वह कैजुअली बताती है कि आज उससे एक बहुत स्ट्रेंज ओल्डर मैन मिला था। रात को तेहा फ्लावर्स और डिनर लेकर घर वापस आता है, लेकिन अंदर से गैंग लीडर की आवाज सुनते ही सब समझ जाता है। उसे देखते ही तेहा सबसे पहले उससे यही कहता है कि जीवन को कुछ ना करे। वह समझाता है कि उसकी मेमोरी चली गई है और अब वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई थ्रेट नहीं है। इसके बाद तेहा पहली बार गैंग लीडर के सामने असली वजह बताता है। वह जीवन से प्यार करता है। गैंग लीडर के लिए यही सबसे बड़ा बिट्रेयल था। तेहा ने 14 साल तक उसके लिए बिना किसी बड़ी गलती के काम किया और अब एक लड़की की वजह से उसने उसके खिलाफ जाकर सब कुछ खत्म कर दिया था। तेहा को पनिश करने के लिए वह उसे ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ उसके कई पुराने आदमी कुर्सियों से बंधे हुए थे। वह तेहा के सामने उन्हें एक एक करके मार देता है, लेकिन जानबूझकर तेहा को जिंदा छोड़ता है। वह कहता है कि अभी तेहा की मौत नहीं होगी। पहले वह हर दिन इस डर में जिएगा कि किसी भी मोमेंट उसे जीवन की मौत की खबर मिल सकती है और जब ये डर उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देगा तब उसकी बारी आएगी। इसके बाद तेहा साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर मदद मांगता है। डॉक्टर उसे एक छोटा लिसनिंग डिवाइस देता है जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती थी और उसके आसपास होने वाली कॉन्वर्सेशंस भी सुनी जा सकती थी। फिर तेहा होंग और उसकी पत्नी से
उसे कहता है कि अगले थर्सडे तक किसी भी तरह जीवोन को कंट्री से बाहर भेजना होगा। सबसे मुश्किल बात यह थी कि जीवोन को कैसे मनाया जाए। अगर तेहा सच बता देता तो वह उसे छोड़कर जाने के लिए शायद कभी तैयार न होती। आखिरकार वह उसे हर्ट करने का फैसला करता है और कहता है कि वह वापस गैंग में जा रहा है। जीवोन उसे बहुत रोकती है, लेकिन तेहा झूठ बोलता है कि दादी की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए और गैंग से मिलने वाला पैसा ही सबसे आसान रास्ता है। होंग बाद में उससे कहता है कि अब यह सब बंद करे और जीवोन को सच बता दे, लेकिन तेहा तैयार नहीं होता। उसके लिए बेहतर था कि जीवोन उससे नफरत करे लेकिन जिंदा रहे। उधर गांव की महिलाएं जीवोन को समझाती हैं कि लोग हमेशा के लिए अलग नहीं होते और एक दिन फिर सब साथ हो सकते हैं। जीवोन को उस समय उनकी बात का असली मतलब समझ नहीं आता। उसी रात तेहा घर लौटकर उसे बेसिक सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू करता है। अगर कोई हाथ पकड़ ले तो कैसे छुड़ाना है, अचानक हमला करे तो कैसे रिएक्ट करना है। वह हर छोटी चीज उसे सिखाता है, क्योंकि उसे पता था कि बहुत जल्द जीवन को अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा। अगले दिन जीवन गांव में हर उस इंसान से मिलती है जिसके साथ पिछले कुछ समय में उसका रिश्ता बना था। सभी लोग उसे छोटे छोटे गिफ्ट्स देते हैं। वे असल में उससे गुड बाय कह रहे थे, जबकि जीवन सोचती है कि शायद सभी बस उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन तेहा उसे कार में बैठाकर हार्बर की तरफ निकलता है, जहाँ से प्लान था कि उसे सीक्रेटली बोट के जरिए जापान भेज दिया जाए। लेकिन रास्ते में कई कार्स उनका पीछा करने लगती हैं और जल्दी ही साफ हो जाता है कि गैंग ने उन्हें ढूंढ लिया है। कई आदमी उन पर हमला करते हैं और तेहा अकेला उनसे लड़ने लगता है। इसी बीच उसका पुराना असिस्टेंट जीवोन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर वहाँ से निकाल लेता है और किसी तरह हार्बर तक पहुँचाता है। वह उसे बताता है कि बोट उसे जापान ले जाएगी। जीवन बोट पर चढ़ती है, लेकिन निकलने से पहले गैंग के लोग वहाँ भी अटैक कर देते हैं। तभी कोई अनएक्सपेक्टेड इंसान उसकी मदद करता है और उसे वहाँ से सुरक्षित निकाल लेता है। दूसरी तरफ तेहा हार्बर पर लगातार लड़ रहा था। वह खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद तब तक नहीं रुकता जब तक उसे दूर जाती हुई बोट दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि उसे चाकू भी लग जाता है और काफी खून बहने लगता है। गैंग लीडर उसके पास आकर हंसता है और पूछता है कि क्या वह सच में सोच रहा है कि सिर्फ बोट निकल जाने से जीवन सेफ हो गई। वह बताता है कि उसके आदमी पहले से उस बोट के अंदर है, लेकिन तेहा डरने के बजाय हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि जीवन उस बोट पे थी ही नहीं। यह सुनकर गैंग लीडर गुस्से में पूरे हार्बर को उड़ा देने का ऑर्डर देता है और कुछ ही समय में वहाँ बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। दूर से आग और ब्लास्ट देखते ही जीवन के दिमाग में अचानक सारी मेमोरीज एक साथ वापस आने लगती हैं। उसका बचपन, ऑर्फनेज, लॉ की पढ़ाई, प्रोसिक्यूटर बनना, अंडरकवर मिशन, गैंग टॉर्चर, एविडेंस और तेहा के साथ हुई हर पुरानी मुलाकात, सब कुछ उसे याद आ जाता है। जीवन को आखिरकार अपनी असली आइडेंटिटी याद आ जाती है। उधर हार्बर पर होंगते हा को बचाने पहुंचता है और तभी गैंग लीडर के साथ उसका पुराना कनेक्शन भी सामने आता है। गैंग लीडर कभी होंग का बॉक्सिंग स्टूडेंट हुआ करता था। कई साल पहले एक इम्पोर्टेंट मैच में वह जीतने वाला था, लेकिन होंग ने अचानक टॉवल फेंक कर फाइट रोक दी थी। असल में होंग को पता चल गया था कि उसका स्टूडेंट अपने ग्लव्स में हार्ड ऑब्जेक्ट्स छिपाकर चीटिंग कर रहा है। होंग ऐसी जीत स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने तेहा को ऐसे फाइटर के रूप में प्रेज किया था जो अपनी रियल स्किल से रिस्पेक्ट और सक्सेस हासिल कर सकता है। इस ह्यूमिलिएशन के बाद उसका स्टूडेंट बॉक्सिंग छोड़कर क्रिमिनल वर्ल्ड में चला गया, जहाँ चीटिंग और वायलेंस को रोकने वाला कोई नहीं था। होंग किसी तरह तेहा को वहाँ से बचाकर एम्बुलेंस बुलाता है। वहीं जी उन अपनी वापस आई मेमोरी का इस्तेमाल करके सोल पहुँच जाती है और सबसे पहले उसी पुरानी दोस्त के घर जाती है जिसने एमनीजिया के दौरान उससे फ्रेंडशिप खत्म होने की बात कही थी। दोनों की शुरुआत फिर बहस से होती है, लेकिन आखिरकार वे अपने पुराने डिफरेंसेस क्लियर करके रिकंसाइल कर लेती हैं। इसके बाद जीवोन उसे बताती है कि पिछले दिनों उसके साथ क्या हुआ और किस तरह एक पुराना जानने वाला उसकी जान बचाकर उसके साथ रहा जब उसे खुद अपना नाम तक याद नहीं था। फिर जीवोन एविडेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है। गैंग लीडर के पास उसकी वॉच जरूर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता कि एक दूसरी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। दूसरे डिवाइस में गैंग के खिलाफ वीडियो एविडेंस तक रिकॉर्ड हुआ था और जीवोन को अब ठीक ठीक याद था कि उसने वह डिवाइस कहाँ छिपाया है। फिलहाल वह अपने कॉलीग्स को यह नहीं बताना चाहती कि वह जिंदा है और कोरिया में ही है, क्योंकि अगर प्रोसिक्यूटर ऑफिस को सब पता चला तो वे उसकी सेफ्टी के लिए इन्वेस्टिगेशन रोक सकते हैं और उसे कंट्री से बाहर भेज सकते हैं। वहीं होंग गैंग लीडर से तेहा को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है। उसके हिसाब से तेहा ने अपनी पूरी जिंदगी में शायद मुश्किल से कुछ दिन ही जेन्युइनली खुश होकर बिताए थे। इसके बाद होंग हॉस्पिटल से तेहा को वापस घर लेकर आता है। दादी उसकी हालत देखकर दुखी होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बीमारी की वजह से तेहा एक बार फिर अपनी जिंदगी और उस लड़की के साथ रहने का चांस खो चुका है जिससे वह प्यार करता है। दूसरी तरफ जीवोन अपने असली घर लौटकर प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करती है ताकि गैंग के किसी पॉसिबल अटैक से खुद को बचा सके। लेकिन घर में मौजूद लगभग हर चीज उसे तेहा की याद दिला रही थी। वह जितना खुद को इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करने के लिए कहती, उतना ही उसका मन गांव वापस जाने का होता। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाती और तेहा से मिलने चली जाती है। तेहा उस समय अकेला बैठा सिर्फ जीवोन के बारे में सोच रहा था। तभी वह अचानक उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर तेहा कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। लेकिन जीवोन फैसला करती है कि फिलहाल उसे सच नहीं बताएगी। वह प्रिटेंड करती है कि उसकी मेमोरी अभी भी वापस नहीं आई और बहुत नॉर्मल तरीके से उसे इतने दिनों तक उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद देती है। फिर जीवोन कहती है कि क्योंकि तेहा वापस गैंग में जाने वाला है, इसलिए अब वह उससे हमेशा के लिए अलग हो रही
रही है और सिर्फ अपना सामान लेने आई है। लेकिन जब वह अपना लगेज लेने जाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तेहा बताता है कि उसने सच में सोचा था कि जीवोन जापान चली जाएगी, इसलिए उसका सारा सामान पहले ही वहाँ भेज दिया था। अब वह प्रॉमिस करता है कि अगले दिन तक सब वापस मंगवा देगा। इसी दौरान जीवोन नोटिस करती है कि तेहा की हालत बहुत खराब है। उसके शरीर पर इंजरीज थी और वह प्रॉपरली अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। वह उसे शावर लेने के लिए कहती है, लेकिन जब तेहा ठीक से मूव तक नहीं कर पाता तो जीवन खुद उसके बाल वॉश करती है और उन्हें ड्राई भी करती है। इसके बाद वह डॉग को भी नहला देती है। दूर से होंग और बाकी लोग दोनों को साथ देखकर मजे ले रहे होते हैं, क्योंकि पूरा सीन किसी मैरिड कपल जैसा लग रहा था। जीवन उन्हें देख लेती है और तभी समझ जाती है कि गांव में लगभग सभी लोगों को उसके जापान जाने वाले प्लान के बारे में पता था। सिर्फ वही आखिरी इंसान थी जिसे कुछ नहीं बताया गया। वह सबको बाद में देख लेने की वार्निंग देती है, लेकिन आखिर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। बाकी लोग चले जाते हैं तो जीवन तेहा के पास बैठकर उसकी इंजरीज देखती है और कहती है कि जब वह उसके साथ गांव में रहती थी तब उसकी नजर में तेहा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था। उसके पास खड़े होकर उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सामने 100 पहाड़ खड़े हों और कोई उसे छू भी नहीं सकता। उस रात तेहा सो जाता है, लेकिन दर्द की वजह से नींद में भी परेशान होता रहता है। जीवन उसे देखते हुए खुद से एक फैसला करती है। जिस समय वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी, तेहा ने उसे बचाया था। अब इस बार वह तेहा को बचाएगी। अगले दिन उसका लगेज वापस आ जाता है और जीवन उसमें चेक करके कंफर्म करती है कि जो हिडन एविडेंस वह ढूंढ रही थी वह अभी भी सुरक्षित है। इसके बाद वह टैक्सी में बैठकर तेहा के सामने प्रिटेंड करती है कि वह किसी शेल्टर में रहने जा रही है। तेहा को थोड़ा शक होता है, इसलिए वह सीक्रेटली ड्राइवर से कहता है कि जहाँ जीवन उतरे उसे लोकेशन बता दे। कुछ समय बाद तेहा का पुराना असिस्टेंट जीवन को चेक करने आता है, लेकिन वहाँ उसे जीवन नहीं मिलती। इसके बजाय फ्लोर पर ब्लड के निशान दिखाई देते हैं और उसे तुरंत लगता है कि शायद तेहा डेंजर में है। वह उसे ढूंढने निकलता है और हॉस्पिटल की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उन्हें इससे भी ज्यादा बुरी खबर मिलती है। होंग की पत्नी एक बहुत गंभीर कार क्रैश का शिकार हो चुकी थी। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। गैंग लीडर ने होंग को पकड़ लिया था और उसकी पत्नी को एक कार में बांधकर उसके सामने रखा, फिर जानबूझकर दूसरी गाड़ी उस कार में क्रैश कर दी ताकि होंग अपनी आंखों से सब देख सके। होंग की पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, इसलिए वे अभी गारंटी नहीं कर सकते कि वह सरवाइव करेगी। तेहा होंग को कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन होंग उस समय इतना एंग्री और डेवास्टेटेड था कि कोई सिंपैथी सुनना नहीं चाहता। वह बस कहता है कि बाद में बात करेंगे और वहाँ से चला जाता है। अब तेहा भी पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह सीधा गैंग लीडर के हाइडआउट में पहुंचता है और रास्ते में आने वाले गार्ड्स को हटाते हुए आखिरकार उसके सामने पहुंच जाता है। तेहा साफ कहता है कि यह सब बहुत आगे जा चुका है और आज इसे खत्म करना होगा। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और एक पॉइंट पर गैंग लीडर तेहा को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी जीवन वहाँ पहुंच जाती है। लेकिन इस बार सामने वह कंफ्यूज्ड लड़की नहीं थी जिसे अपना नाम तक याद नहीं था। जीवन अपनी पूरी आइडेंटिटी और अथॉरिटी के साथ वहाँ खड़ी थी। वह खुद गैंग लीडर को ब्राइबरी और अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट करती है। उधर हॉस्पिटल में होंग की पत्नी भी आखिरकार होश में आ जाती है और धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। स्टेबल होते ही वह होंग से कहती है कि तेहा से नाराज रहना बंद करे, क्योंकि वह जानती है कि तेहा उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। होंग बाद में तेहा के पास जाता है और कहता है कि तेहा हमेशा उसके दिल में फंसे कांटे जैसा रहा है। अगर वह उसे पूरी तरह निकालने की कोशिश करेगा तो शायद दर्द उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन इमोशनल हक देने के बजाय वह तेहा को थप्पड़ मार देता है कि इतने बेकार गैंग लीडर के लिए अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। यही दोनों का अपने तरीके से पैचअप था। कुछ समय बाद जीवन टेलीविजन पर दिखाई देती है, जहां उसे उस प्रोसिक्यूटर के रूप में दिखाया जाता है जिसने गैंग के क्राइम्स एक्सपोज किए। गांव की महिलाएं भी उसे टीवी पर देखकर काफी प्राउड फील करती हैं। जीवन कस्टडी में गैंग लीडर से मिलने तक जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसकी प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में उसकी प्रॉपर्टीज से बॉडीज या दूसरे हिडन क्राइम्स मिले तो उसके चार्जेस और बढ़ जाएंगे। जब जीवन आखिर प्रोसिक्यूटर ऑफिस लौटी है तो देखती है कि इतने दिनों की एब्सेंस की वजह से उसकी डेस्क पर काम का पहाड़ पड़ा है। वह कुछ समय के लिए बाहर जाने की परमिशन लेती है और सीधा तेहा से मिलने चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे एक बहुत फनी चीज पता चलती है। तेहा सच में मेंढक से डरता है। जीवन उसे देखकर हंसने लगती है और आखिर समझ जाती है कि उसने उनकी फेक लव स्टोरी में फ्रॉग्स क्यों शामिल किए थे। जीवन कभी मेंढकों से नहीं डरती थी, असल में तेहा खुद उनसे डरता था। इसके बाद दोनों बीच पर जाते हैं और काफी समय साथ बिताते हैं। वहीं तेहा आखिर पूरी तरह अपने दिल की बात बताता है। जीवन उसकी फर्स्ट लव थी। बचपन में जब उसने उसका लॉस्ट बॉक्सिंग मेडल लौटाया था तभी से वह उसके दिल में रह गई थी। इतने सालों में बहुत लोग उसकी जिंदगी में आए और गए, लेकिन जीवन ही वह लड़की थी जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। यही वजह थी कि जब उसकी जान खतरे में आई तो तेहा बिना कुछ सोचे उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया। वहीं जीवन का ब्रेव नेचर भी कोई नई चीज नहीं थी। कई साल पहले वह ऐसे क्रिमिनल्स तक एक्सपोज कर चुकी थी जो डेंजरस केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे और उनसे लोगों की आंखें तक बर्न हो सकती थी। उस समय भी जीवन ने रिस्क लेकर उनका वीडियो रिकॉर्ड किया और उन्हें एक्सपोज
क्रॉस किया था, यानी एक प्रोसिक्यूटर बनने से पहले भी उसके अंदर वही फियरलेस पर्सनैलिटी मौजूद थी। बाद में सभी लोग साथ मिलकर सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें साइकाइट्रिस्ट और उसकी फॉर्मर असिस्टेंट भी शामिल होते हैं। गैदरिंग खत्म होने के बाद जीवन तेहा को फिर बीच पर लेकर जाती है और ठीक मिडनाइट होने का इंतजार करती है। 12 बजते ही वह उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है, फिर सीधे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसकी जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद देती है। दोनों पूरी रात पिक्चर्स लेते, वीडियोस बनाते और साथ हंसते हुए बिताते हैं। अगले दिन गांव वापस पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वहां भी तेहा के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन तैयार किया गया था। गांव वाले जीवन को वापस अपने बीच देखकर भी काफी खुश थे। पार्टी के दौरान दादी जीवन को तेहा की माँ के बारे में और बातें बताती हैं। कई साल पहले उसकी माँ छोटे से तेहा को लेकर इस गांव में आई थी। दादी ने उन्हें अपने घर में रहने दिया और बाहर से ऐसा दिखाया जैसे उन्हें काम में मदद चाहिए, लेकिन असल में उन्हें उस अकेली माँ और बच्चे पर दया आ गई थी। तेहा की माँ अपनी मौत तक वहीं रही और उसके बाद दादी ने खुद उसे पाला। डिमेंशिया की वजह से दादी बहुत सी मेमोरीज भूल चुकी थी, लेकिन तेहा का बर्थडे उन कुछ चीजों में से था जिसे वह कभी नहीं भूली। हर साल चाहे बाकी सब भूल जाएं, ये तारीख उन्हें जरूर याद रहती थी। कुछ समय बाद काम की वजह से जीवोन को फिर सोल जाना पड़ता है। वह तेहा को गुड बाय कहकर सिटी लौटी है, लेकिन अब तेहा का मूड पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह ऑलमोस्ट हमेशा खुश रहता और हर छोटी बात पर स्माइल करता था। दोनों लगातार वीडियो कॉल्स करते रहते थे और जीवन प्रॉमिस करती है कि अगले दिन वापस आकर पूरा दिन उसी के साथ बिताएगी। एक समय दोनों एलिवेटर में होते हैं और तेहा जीवन को किसी दूसरे इंसान के साथ प्लेफुल तरीके से बिहेव करते देख थोड़ा जेलस हो जाता है। वो इतना इरिटेटेड हो जाता है कि अपना खाना तक छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। जीवन उसके पीछे जाती है, उसे माई लव कहकर मनाती है और तेहा तुरंत किसी एक्साइटेड बच्चे की तरह पिघल जाता है। इसी दौरान जीवन इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक नई बात बताती है। गैंग लीडर के ऑफिस से उसे एक पुराना रजिस्ट्री मिला था जिसमें एक खास पीरियड में पैदा हुए बेबीज के नेम्स लिखे थे। जब उसने गैंग लीडर से इसके बारे में पूछा तो उसने सब डिनाई कर दिया, लेकिन जीवोन इस क्लू की जांच आगे बढ़ाती। उससे पहले गैंग लीडर प्रिजन व्हीकल से ट्रांसपोर्ट होते समय एस्केप कर जाता है। ये खबर फैलते ही सभी समझ जाते हैं कि वह सबसे पहले किसके पीछे जा सकता है। तेहा उस समय तेहा अपनी माँ की ग्रेव पर गया हुआ था। होंग वहाँ पहुँचकर बताता है कि गैंग लीडर एस्केप हो चुका है और दोनों तुरंत गांव वापस लौटते हैं ताकि दादी और होंग की पत्नी को प्रोटेक्ट कर सकें। गांव पहुँचने तक गैंग के कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2 एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर्स पर एक साथ हमला करना उनके लिए बहुत खराब डिसीजन साबित होता है। तेहा और होंग मिलकर उन्हें हटा देते हैं और घर की तरफ पहुँचते हैं, लेकिन गैंग लीडर पहले ही दादी के घर के अंदर जा चुका था। वहाँ उसकी नजर तेहा और उसकी माँ की एक पुरानी चाइल्डहुड फोटो पर पड़ती है और वह उसे देखकर कुछ देर के लिए रुक जाता है। तेहा अंदर आता है तो गैंग लीडर उसके चेहरे, मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखने लगता है और तभी कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। तेहा असल में गैंग लीडर का बायोलॉजिकल सन था। कई साल पहले तेहा की माँ ने गैंग लीडर को उसके बिहेवियर की वजह से छोड़ दिया था। बॉक्सिंग करियर के दौरान वह अपने ग्लव्स में हार्ड ऑब्जेक्ट्स छिपाकर चीटिंग करता था। वह अपनी पत्नी से कहता था कि उन्हें पैसे चाहिए, कार, वाटर हीटर और बाकी चीजों के लिए, इसलिए थोड़ा चीटिंग करने में क्या गलत है। लेकिन तेहा की माँ का मानना था कि बॉक्सिंग रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी वाला स्पोर्ट है और वह उसकी चीटिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। उसे छोड़ने के बाद उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। तेहा के जन्म के बाद वह एक आखिरी बार गैंग लीडर के पास गई। उसने सोचा कि वह पैसे मांगने आई है, इसलिए कैश देकर कह दिया कि अब दोबारा उसके सामने न आए, लेकिन तेहा की माँ ने पैसे लेने से मना कर दिया। वो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे लगा कि उसके बेटे को जिंदगी में कम से कम एक बार अपने पिता को देख लेना चाहिए। जाते जाते उसने वादा किया था कि वह अपने बेटे को एक ऑनेस्ट बॉक्सर बनाएगी, वह इंसान जो उसका पिता खुद कभी नहीं बन पाया। अब गैंग लीडर समझता है कि जिस आदमी को वह इतने समय से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था वही उसका अपना बेटा है। इसके बाद सिचुएशन और क्योटिक हो जाती है। एक पॉइंट पर तेहा नीचे गिर जाता है और गैंग लीडर उसके ऊपर गन तान देता है। तभी जीवन वहाँ पहुंचकर उसे रोकने के लिए आवाज लगाती है। गैंग लीडर कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर अचानक उसका फैसला बदल जाता है। वह गन अपने ही सिर पर रखता है, तेहा को खुद से दूर करता है और अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। वह अपने बेटे को मारने के बजाय खुद मरना क्यों चुनता है, ये कोई पूरी तरह नहीं समझ पाता, लेकिन उसके साथ आखिरकार वायलेंस का वह लंबा साइकिल भी खत्म हो जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद दादी तेहा को एक ऐसी चीज दिखाती है जिसे उन्होंने इतने सालों से संभाल कर रखा था, उसके बचपन के बॉक्सिंग ग्लव्स। तेहा उन्हें देखते ही इमोशनल हो जाता है। दादी उसे एक आखिरी बात कहती है, वह अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठा चुका है और अब हर जगह अपने साथ मिजरी लेकर घूमना बंद करे। अब वह चाहती हैं कि बाकी जिंदगी तेहा सच में खुश होकर जिए। इस बार तेहा उनकी बात सुनता है। वह फ्लावर्स खरीदता है और जीवोन को अपनी माँ की ग्रेव पर लेकर जाता है। वहाँ वह पहली बार उस लड़की को अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करता है जिससे वह प्यार करता है और फिर वहीं तेहा जीवोन को प्रपोज करता है। जिस प्रपोजल का जीवोन इतने समय से सीक्रेटली इंतजार कर रही थी वह आखिरकार सच में मिल जाता है और वह खुशी से हाँ कह देती है। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। पूरा गांव और सोल से उनके जानने वाले शादी में आते हैं। गांव वाले अपने फनी परफॉर्मेंसेस तक करते हैं और पूरा सेलिब्रेशन काफी कैओटिक होता है, लेकिन इस बार किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर इंसान जेन्युइनली खुश था। और इसी वेडिंग के दौरान एक बहुत खूबसूरत चीज होती है, बारिश शुरू हो जाती है। तेहा की पूरी जिंदगी में बारिश हमेशा उसकी खराब मेमोरीज के साथ जुड़ी रही थी। दादी की बीमारी, बॉक्सिंग करियर खत्म होना और उसकी जिंदगी के कई अकेले मोमेंट्स, लगभग हर मुश्किल समय में बारिश उसके साथ थी। लेकिन इस बार बारिश के दौरान जीवन उसके साथ खड़ी थी। कोई उससे बचने या भागने की कोशिश नहीं करता। पूरा गांव बारिश में ही खेलना और सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है और तेहा भी उनके बीच खड़ा मुस्कुराता रहता है। जो बारिश कभी उसकी जिंदगी के हर दर्द की निशानी थी वही अब उसकी सबसे खूबसूरत मेमोरीज में से एक
बन चुकी थी और इसी के साथ जीवोन और तेहा की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। उनकी शुरुआत झूठ, डेंजर और लॉस्ट मेमोरीज से हुई थी, लेकिन आखिर में वही रिश्ता दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। कई बार जिस इंसान को हम दूर से देखकर डेंजरस समझते हैं, उसे करीब से जानने के बाद वही इंसान हमारे लिए सबसे सेफ जगह बन जाता है। और दोस्तों, अगर आपको जीवोन और तेहा की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कोरियन ड्रामा और मूवी एक्सप्लेनेशंस हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर लें। कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था और जीवोन तथा तेहा की लव स्टोरी आपको कैसी लगी। साथ ही अगला कौन सा कोरियन ड्रामा या मूवी आप इस चैनल पर हिंदी में एक्सप्लेन्ड देखना चाहते हैं, उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। अगले